वालेकुम जी। हम लोग आज का जो वेबिनार है इसको अगले 5 मिनट में शुरू करेंगे। 11:05 पे राइट हम लोग स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि लोग मैक्सिमम ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि 11 बजे का हमने टाइम दिया हुआ था। तो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो 11:05 पे हम इसको फॉर्मली स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अपने आप को म्यूट रखिएगा ताकि डिस्टॉर्शन ना हो, क्योंकि जब भी किसी की आवाज़ आती है तो फिर स्पीकर की भी अटेंशन डाइवर्ट होती है, लोगों का ध्यान भटता है। तो आपसे गुजारिश है कि अपने आप को म्यूट रखिएगा और जो भी सवालात हैं वो अपने पास नोट रखिएगा। वेबिनार के इख्तिताम पे आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप अपने सवालात पूछ सकें। इंशाल्लाह सबको मौका मिलेगा। आपसे गुजारिश यही होगी कि अपने आप को म्यूट रखें ताकि अच्छे से सारे लोग वेबिनार को अटेंड कर सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पीएचडी की तरफ से तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा ये वेबिनार इफेक्टिव मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड्स ड्यूरिंग डोरमेंसी पर मुनक्किद हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आम की सालाना पैदावार तकरीबन 1.8 मिलियन मेट्रिक टन है और पाकिस्तान में आम तकरीबन 4,20,000 एकड़ रकबे पर काश्त किया जाता है। अगरचे आम पूरे मुल्क में उगाया जाता है, लेकिन इसकी पैदावार पंजाब और सिंध के इलाकों में मरकूज है। आम की मकबूलियत और ताज़ा और प्रोसेस शुदा आम की मसनूआत की मुसलसल बढ़ती हुई मांग की वजह से दुनिया में आम की काश्त फैल रही है। इसलिए पाकिस्तान में आम की काश्त को रुशत देने के भी बहुत ज़्यादा इम्कान हैं। ताहम आम की एक मुनाफा बख्श सनत का इनसार दरख्तों की पैदावारी सलाहियत पर है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए पीएडेक ने आम के काश्तकारों की रहनुमाई के लिए ये वेबिनार का इनेकाद किया है। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, प्रिंसिपल साइंटिस्ट मैंगो रिसर्च स्टेशन फैजाबाद, इस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले हॉर्टिकल्चर कंपनी के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ करवाना चाहता हूँ। ये कंपनी कंपनी एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई है।
जब से ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में जम हुई है, तो हमारा जो काम है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद इसकी वैल्यू एडिशन आ जाती है, इसमें इसकी प्रोडक्शन बढ़ाना हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा इसमें नौकरियों की तादाद में इजाफा करना, ये हमारा काम है। लेकिन मैं सबसे पहले जनाब सीईओ पीएच जनाब अतर हुसैन खोखर साहब को दावत दूंगा कि वो पीएच डेक के रोल पर बात करें। थैंक यू वेरी मच। और मेरी आवाज़ आ रही? जी सर, आ रही है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये हमने जो वेबिनार आज का कराया है, ये पोस्ट सीजन वेबिनार है। इसमें जो आपको अभी हमारे पीएचडी के मेंबर ने बताया कि जो रीजंस हैं इसको करने के, पोस्ट हार्वेस्ट सीजन में क्या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से उसको आगे करना चाहिए, वो ब्रीफ करेंगे। हमने एक्सपर्ट को बुलवाया है। एंड सेकेंडली, जब ये नेक्स्ट सीजन इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, तो हमने 2-3 इनिशिएटिव लिए हुए हैं स्पेशली रेलिवेंट विद द मैंगो। हम मैंगो बैगिंग का कॉन्सेप्ट लास्ट सीजन में लेकर आए थे। इस दफा हमारी कोशिश है कि इसको फर्दर एक्सटेंड करें हम, और इसको फर्दर प्रोपेगेट करें कि जो चीज़ बैगिंग कर रहे हैं उसको हम जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में भी लेकर जाएं। आप इस वेबिनार को अटेंड करें। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस हैं रेलिवेंट विद आवर ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंट विद द टॉपिक, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको रिस्पांस करें। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। जैसा सीईओ साहब ने फरमाया कि मैंगो के अंदर पीआईडीसी दो तीन मुख्तलिफ किस्म के इंटरवेंशंस कर रहा है, उसके बारे में भी आप लोगों के साथ हम लोग तफसील में शेयर कर लेंगे। लेकिन चूंकि आज का जो टॉपिक है कि डोमेंसी आम की जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो डोमेंसी में आपने कैसे अपने बागात को मैनेज करना है ताकि आप बेहतर पैदावार ले सकें, उस सिलसिले में हमने दावत दी है डॉक्टर जावेद साहब को। ही इज़ अ प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर, और वो आपके साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं सर? अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करिएगा। डॉक्टर जावेद थैंक साहब। यू खबर साहब। सर, सर प्रेजेंटेशन शेयर कर लीजिएगा। जी सर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव मैनेजमेंट टेक्निक फॉर मैंगो ऑर्चर्ड ड्यूरिंग डॉर्मेंसी। और प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी को कि उन्होंने डॉर्मेंसी के इस वक्त में भी बागबान हजरात की रहनुमाई के लिए ये इवेंट जो है वेबिनार के सिलसिले में मुनक्कद करवाया। और मैं इस वसातत से ये सीईओ अतर खोकर साहब हैं और उनकी टीम है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने पहले भी जो मैंगो की क्रिटिकल फेजेस हैं उनके अंदर इस तरह के प्रोग्राम करवाए हैं। और हम सोच रहे थे कि डारमेंसी गुजर रही है, इस सिलसिले में भी कोई प्रोग्राम ऐसा करवाएं ताकि टाइमली जो मैसेज है फार्मर तक पहुंच सके। और इस सिलसिले में आज ये डारमेंसी के अंदर जो मैंगो आर्चर्ड को मैनेज करने की कोई इफेक्टिव टेक्निक्स हैं उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले ये चॉइस ऑफ वैरायटी से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ जो फार्मर कम्युनिटी है जो ग्रोइंग बिजनेस के साथ अटैच हैं उनके लिए है। तो हम शुरू ही अपनी बात इस चीज से करते हैं कि मैंगो आर्चर्ड जो है, आर्चर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है उसके अंदर लगाई गई वैरायटी की। आपके 10-12 एकड़ हो उसके अंदर लो पेइंग वैरायटी, तो वो आपके लिए इतना इफेक्टिव बिजनेस नहीं कर सकती, ट्रेड नहीं कर सकती, जितना आप अगर 1 एकड़ के अंदर अच्छी किस्म की मार्केट डिमांड की वैरायटी लगाएं, उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो चॉइस ऑफ वैरायटी के सिलसिले में वही कि फ्रूट साइज उसका जो है लार्ज होना चाहिए, उसकी स्टोरेज एबिलिटी जो है वो बेहतर होनी चाहिए, उसकी शेल्फ लाइफ बेहतर होनी चाहिए, उसको ट्री के ऊपर होल्ड किया जा सके, ये खूबी उसके अंदर होनी चाहिए। फिर वैरायटी का जो पील कलर है वो येलो किस्म का डेवलप हो, अगर ब्लश भी आ जाए तो ये करेक्टर भी एक्सेप्टेबल है। फिर उसकी जो पल्प है वो स्मूथ होनी चाहिए, उसके अंदर फाइबर नहीं होना चाहिए।
और जो स्किन उसकी है वो साफ सुथरी दागों से पाक होनी चाहिए। ये प्रीमियम मैंगो जो क्वालिटी है उसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लीडिंग पंजाब के अंदर जो कमर्शियल मैंगो वैरायटीज हैं उनकी जो कल्टीवेशन के अंदर रेशो है उसको अर्ज करते चलें तो मैंगो समर बहिश चौसा जो है ये 36% एरिया पे ग्रो हुआ है। और मजीद जो इसकी कल्टीवेशन है बढ़ नहीं रही, उसके अंदर इस वैरायटी के प्रोडक्शन के, हार्वेस्टिंग के, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के और शेल्फ लाइफ के मसले मसाइल हैं। फिर सेकंड नंबर पे जो है वो सिंदरी वैरायटी है जो 18% एरिया पे कल्टीवेटेड है। फिर थर्ड जो है मैंगो सफेद चौसा है, ये लेट सीजन वैरायटीज हैं। फिर काला चौसा है, ये मार्केट डिमांड की अब वैरायटी नहीं रही। दुशहरी है, इसकी छोटी सी एक टाइम विंडो रह गई है। और जब ही ये वैरायटी पंजाब में मैच्योर होती है उस वक्त मार्केट के अंदर सिंध की सिंदरी पड़ी होती है। तो इसलिए इस वैरायटी का टाइम पीरियड उतना ही है जितना सिंदरी से कुशन प्रोवाइड कर दे। फिर लेट सीजन के अंदर अगर देखा जाए तो रटोल नंबर 12 जो वैरायटी है इसने अपने आप को साबित किया है, ये 3% एरिया पे है। लंगड़ा के कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं कि सॉल्ट टॉलरेंट है, कोई फार्मर फील्ड का पैच ऐसा है जहां पे वाटर लॉगिंग या सैलिनिटी का इशू है, कोई और वैरायटी इतनी इफेक्टिवली उधर चल नहीं सकती, तो वहां पे लंगड़े को हम अच्छे तौर पे लगा सकते हैं। फिर दो डिपार्टमेंट की नई वैरायटीज हैं जो 2023 के अंदर पंजाब सीड काउंसिल से अप्रूव हुई हैं, जिनके अंदर अजीम चौसा है, ये भी रैपिडली इसका एरिया जो है कल्टीवेशन का इंक्रीज कर रहा है। ये लेट सीजन में है, छोटे साइज की वैरायटी है और यूरोप जाने के लिए ये बेहतरीन वैरायटी है। फिर चनाब गोल्ड है, ये मिड सीजन वैरायटी है, चौसा के साथ आ जाती है, इसकी शेल्फ लाइफ बेहतर है। ओन ट्री स्टोरेज एबिलिटी जो है इसकी एक्सीलेंट है। और इसके साथ साथ इसका प्लांट भी बड़ा खूबसूरत है कि जैसे ही ये हीट कोल्ड की फ्लक्चुएशन होती है टेम्परेचर के अंदर तो ये रेड कलर के बड़े खूबसूरत फ्लैश निकालता है। और बाकी जो वैरायटीज हैं वो मिल मिला के तकरीबन 8% बनती हैं। इनके अंदर ये अर्ज करता चलूं कि ये जो रेड कलर के अंदर मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये वो वैरायटीज हैं जिनका एरिया मजीद बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। और ये जो ग्रीन कलर के अंदर हैं इन वैरायटीज की शेल्फ लाइफ और एक्सपोर्ट के अंदर मकबूलियत की बिना पे इनका एरिया तेजी से बढ़ रहा है। और ये नई जो वैरायटीज हैं ये भी 2-3% एरिया पे लग चुकी हैं। चिनाब गोल्ड ईरान की मार्केट को अच्छा ग्रैब किया हुआ है और अजीम चौसा जो है ये लोकल और यूके की मार्केट के अंदर काफी मकबूल। तो प्रोडक्टिविटी के हवाले से अगर हम बात करें तो वो प्रीमियम क्वालिटी फ्रूट कहलाता है जो और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज हो, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई ब्लश ना हो, वो दाग धब्बों से पाक हो और वो कलर भी अपना अच्छी तरह डेवलप करे। और पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की प्रोडक्शन है फार्म के अंदर हम तकरीबन 30 से 40% तक डिपेंडिंग अपॉन द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हम ये हासिल कर रहे हैं। जबकि डेवलप कंट्रीज के अंदर जो वैरायटीज हैं उनमें ये रेशो हमसे काफी ज्यादा दुगनी है। तो प्रीमियम क्वालिटी जो फ्रूट है वो ऑलवेज प्रोड्यूस इन द फार्म। और फार्म पूरे साल की जो बागबान की मेहनत है उसका ये नतीजा होता है जो उसको ये एट द टाइम ऑफ फ्रूट हार्वेस्ट पे होता है। तो हम मैंगो फिनोलॉजी से अपनी बात अगर शुरू करें तो मैंगो की जो पहली फिनोलॉजी है वो है आफ्टर हार्वेस्ट इसकी नबाताती बढ़ोतरी का आगाज। उससे ये मैंगो की फिनोलॉजी स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर सेकंड जड़ों की ग्रोथ होती है। इस वक्त जिस फिनोलॉजी से हम गुजर रहे हैं वो है इसकी ख्वाबीदगी या डार्मेंसी। और डार्मेंसी क्या होती है, इसके अंदर कैसे मैंगो जाता है, कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो डार्मेंसी के अंदर मैंगो के बाग को रखने के लिए नेसेसरी हैं, उस पे आज हम कुछ ये नॉलेज जो है हम आपसे शेयर करेंगे।
तो ये जिस तरह मैंने अर्ज किया कि डॉर्मेंसी जो है इसी को आज हमने फोकस करना है जो इस वक्त ऑर्चर्ड के अंदर प्रीवेल है। तो अपेरेंटली जो डॉर्मेंसी है वो है कि सिसेशन ऑफ कि मैंगो के प्लांट के ऊपर किसी किस्म की भी कोई नबाताती बढ़ोतरी इस वक्त ना हो, उसको रोकना ये क्रिटिकल है डॉर्मेंसी के अंदर। और डॉर्मेंसी के अंदर जो पानी है वो हम 15-20 अक्टूबर को आखिरी पानी लगाने के बाद मैंगो के आर्चर्ड का पानी बंद कर देते हैं, ताकि इसके बाद मैंगो के ऊपर न्यू वेजिटेटिव ग्रोथ या मंजलें ना निकल सकें। और इस सीजन के अंदर मैंगो को नाइट्रोजन की भी किसी किस्म की सप्लाई नहीं दी जाती, क्योंकि ये वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करती है। और वो वेजिटेटिव ग्रोथ या नबाताती बढ़ोतरी या मंजलें जो विंटर सीजन के अंदर अपनी ग्रोथ रोकती नहीं, मच्योर हो के सर्दी के असर से वो गुजरती नहीं, वो फ्लावरिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। और अगर फ्लावरिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगी तो उनके ऊपर फल फूल नहीं लगेंगे, और उस साल की उस मंजिल पे क्रॉप जो है वो लॉस हो जाती है। तो डॉर्मेंसी की जो क्रिटिकल पीरियड है ये नवंबर से स्टार्ट होता है और टिल एंड ऑफ द जनवरी और टिल द इनिशिएशन ऑफ द पेनिकल। जब इससे शगुफे निकलने शुरू हो जाएं तो ये डॉर्मेंसी का पीरियड है। इसके अंदर आपने पानी जो है वो रोके रखना है, वो पानी नहीं लगाना। पानी सिर्फ ओनली एक इरिगेशन जो है उसके अंदर लाइट इरिगेशन हम रिकमेंड कर सकते हैं, वो भी उन दिनों में जब कोरे के खतरात हों। ये जिस तरह मैंने अर्ज किया है ये मैंगो का एक आइडियल पौधा है जिसने अपनी टाइमली वेजिटेटिव ग्रोथ निकाली है। निकालने के बाद अब इस पे नई वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं निकल रही और ये इसी तरह सर्दियों में गुजारे तो ये एंड ऑफ जनवरी में प्रोफ्यूज किस्म की फ्लावरिंग लेगा और यही एक प्रोडक्टिव दरख्त होगा जो अच्छी पैदावार की जामन होगा। तो ट्री प्रूनिंग के हवाले से अगर मैं बात करता चलूं तो इसके अंदर चंद पॉइंट्स हैं जो डॉर्मेंसी के अंदर मैं फोकस करूंगा। जो प्रेफर्ड प्रूनिंग का वक्त है वो है जस्ट आफ्टर द हार्वेस्ट। अगर उस वक्त आप अच्छी तरह से कुछ प्रूनिंग की टाइप्स हैं जो इफेक्टिवली ना कर सके हों तो बेहतर है कि आप वो विंटर सीजन में बिफोर फ्लावरिंग एंड ऑफ जनवरी वो आप करें। उसके अंदर विंडो की इंश्योरिटी है। अगर आप दरख्त के अंदर सूरज की रोशनी लेके जाना चाहते हैं तो आप ये एंड ऑफ नवंबर तक इंश्योर कर सकते हैं। स्टेम की क्लीनिंग है वो आप साफ कर सकते हैं कि उसके अंदर बेशुमार ये लीफ माइनर और हापर ओवरविंटर करता है वो ना कर सके। फिर स्कर्टिंग है, स्कर्टिंग को आप बेहतर कर सकते हैं डॉर्मेंसी के अंदर कि जैसे ही ये मिली बग के प्रॉब्लम होते हैं, मिली बग की प्रॉब्लम की वजह से वो दरख्त के ऊपर चढ़ ना सके और आप उस कीड़े के अटैक से महफूज हो जाएं। स्टेम के ऊपर आप वो उसके बचत के लिए स्टिकी पैड लगा सकते हैं। बाकी जो माल फॉर्मेशन की टाइप्स हैं उनके लिए जो प्रेफर्ड वक्त है वो आफ्टर हार्वेस्ट। ये प्रूनिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनके अंदर अगर आपने गैलरीज मेंटेन करनी है तो बजाय ये कि आप इनको ये अक्टूबर के अंदर या एंड ऑफ सितंबर करें, न्यू वेजिटेटिव ग्रोथ लेट सीजन में उसके ऊपर निकल सकती है, तो बेहतर है उसको आप फिर विंटर के अंदर बिफोर फ्लावरिंग ये आप करें। इसी तरह ये अगर आप दरख्त के अंदर कोई विंडो प्रूनिंग करना चाहते हैं, रोशनी की गुजरगाह को बेहतर बनाना चाहते हैं, हवा को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप वो भी सेलेक्टिव एक दो शाख जो है वो काट सकते हैं इस सीजन में। ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो मैंने अर्ज की हैं। और सीजन के अंदर अगर आप देखें कोई ऐसी खुश्क लकड़ी बाग के अंदर लगी रह गई हो, अगर आप उसको इंप्रूव करना चाहें तो वो भी आप इस सीजन में इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन प्रेफर्ड टाइम जो है वो इसका आफ्टर हार्वेस्ट है। ये अगर उसमें कोई कमी कोताही रह गई हो उसको पूरी करने के लिए आप इस सीजन में कोशिश कर सकते हैं। तो जो सीक्वेंस है इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ का टेक होम जो मैसेज है उसके अंदर यही है
कि जैसे ही क्रॉप हार्वेस्ट हो आप न्यूट्रिशन डाल के अपने दरख्त को तैयार करें कि वो अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ ले। ग्रोथ लेने के बाद फिर वो दरख्त सारे का सारा अपनी डॉर्मेंसी फेज के अंदर जाए, सर्दियां बगैर कोई मंजल निकाले गुजारे। उसके बाद फिर वही सारा दरख्त जो होगा एंड ऑफ जनवरी के अंदर परफ्यूज किस्म की फ्लावरिंग इनिशिएट करेगा जो अच्छी पैदावार की जामन होगी। ये एक साइकिल है जिसको हम अपनी क्रॉप की रेगुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर इसके अंदर हम कोई डिस्टरबेंस करते हैं तो ये पूरे के पूरी जो स्टेजेस हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप हैं, तो फिर एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग जो उसके मुतलका रिजल्ट है वो हम नहीं हासिल कर सकते। उसके बाद आजकल डॉर्मेंसी के अंदर लोग पैक्लोब्यूट्राजोल का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए अक्सर राब्ता भी किया जाता है कि ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो लेट सीजन जो वेजिटेटिव ग्रोथ निकलती है उसको पुख्ता करने के लिए बेखर हजरात बागात के अंदर पैक्लोब्यूट्राजोल का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे प्रीवियस एक्सपेरिमेंटेशन है उनके अंदर ये चीजें वाजे हो चुकी हैं कि पैक्लोब्यूट्राजोल का इस्तेमाल जो है मुसलसल बागात के लिए नुकसानदेह है, इसकी लिहाजा रिकमेंडेशन नहीं दी जा सकती। आपके लिए जो बेहतरीन अप्रोच है वो उसका पानी रोकना है, टाइमली वेजिटेटिव ग्रोथ निकालना है, और इस जो लेट ग्रोथ है इसको आपने हर सूरत स्टॉप करना है। तो पैक्लोब्यूट्राजोल के सिलसिले में अर्ज करता चलूं कि इसका इस्तेमाल बगात को खराब कर सकता है, लिहाजा इससे अवॉइड करें। अगर हम ये डाई बैक वाले प्लांट्स के सिलसिले में अर्ज करें तो उनकी जो डीलिंग है उनके लिए ये इस तरह मुंह सड़ी का जो प्रॉब्लम है बगात के अंदर, बोहतात के अंदर जो इरिगेशन अप्लाई की जाती है, रूट के अंदर एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन या मॉइस्ट कंडीशन जो है, समर्ज कंडीशन जो है उसको अगर हम प्रिवेल करें लॉन्गर पीरियड के लिए तो फिर बागात के अंदर ये मुंह सड़ी या शाखों से जलने का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और फिर हम कोशिश ये करते हैं कि अपने दरख्त के ऊपर किसी फंजीसाइड का इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करवाएं, तो स्प्रे इसका हल नहीं है। ये दरख्त के ऊपर जो अपीयरेंस है, ये जो जड़ों के साथ हमने कुछ काम किए हैं, जो गलत हमने काम किए हैं, गलत प्रैक्टिसेस की हैं, ये उसका नतीजा है। लिहाजा अगर बाग के अंदर इरिगेशन को बेहतर किया जाए, उसका लॉन्गर पीरियड के अंदर आप सोखा दें, तो फिर ये इस तरह के जो डीलिंग वाले पौधे हैं डाई बैक के उनको बेहतर किया जा सकता है। ये ट्रेंच टेक्नोलॉजी है, ये एक मिराकल है मैंगो प्रोडक्शन के लिए कि पूरे पंजाब के अंदर जितने ये मुंह सड़ी वाले पौधे थे उनके अंदर ये ट्रेंच की वजह से पौधों की बहाली का काम बड़ी तेजी से शुरू हुआ। और अब अक्सर आर्चिड ऐसे हैं, कहीं भी आप विजिट करें एक दो पौधे के अंदर ट्रेंच जो है हमें नजर आती है और इसको फार्मर अडॉप्ट करते हैं। तो ये डॉर्मेंसी का वक्त बड़ा बेहतरीन है। अगर आप इसके ये ट्रेंच बनाना चाहते हैं तो जितनी आपकी ट्री की कैनोपी है उसके लिहाज से आप उसकी नीचे लाइनिंग लगाएं। जितना दरख्त के ऊपर कैनोपी का घेरा है उस घेरे से 1.5 फुट आप अंदर मूव करें डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल कंडीशन। अगर आपकी सॉइल हार्ड है तो 1.5 फुट, अगर आपकी लाइट है या वो मेरा जमीन है तो आप उसको 2-2.5 फुट तक भी अंदर है कैनोपी के साथ ले सकते हैं। वो 1.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 1.5 फुट ही इसकी गहराई है। और इसके वट के बाहर एक मजबूत किस्म की आपने वट डालनी है ताकि जो पौधे दूसरे बागात के अंदर आप इरिगेशन करते हैं उनका पानी इस ट्रेंच के अंदर ना जा सके। जब ये ट्रेंच खुश्क होगी फिर ही आपने इसको सेकंड इरिगेशन करनी है। इस सीजन में आप ये ट्रेंच बनाने के लिए जो काम है फील्ड के अंदर वो डाई बैक वाले पौधों की मार्केशन कर सकते हैं, ट्रेंच का डिजाइन बना सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ही ये नेक्स्ट सीजन शुरू होता है, इरिगेशन शुरू होती है, तो आप उसको दूसरे पौधों के साथ इरिगेट करके इसके रिजल्ट ले सकते हैं। और ड्यूरिंग विंटर सीजन के अंदर जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये एक लाइट इरिगेशन है,
इसके अंदर आपने अगर समर सीजन के अंदर ये मल्च डाली हुई थी तो विंटर में कोशिश करें वो मल्च आप रिमूव कर दें, क्योंकि ये इस सीजन के अंदर हमने ड्राई पीरियड हर सूरत बागात को देना है। पौधे के नीचे वेट कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वो ड्राई में गुजरना चाहिए, अदरवाइज नई जो मंजिलें हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी और वो फिर इसकी प्रोडक्टिविटी के साइकिल को डिस्टर्ब करेंगी और हम उनसे फिर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का अमल जो है वो शुरू नहीं करवा सकते। ये इरिगेशन की इंप्रूवमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि फ्लड इरिगेशन से बचने के लिए आप ये इनके गिर्द बेसन बना सकते हैं, इनके गिर्द ये ट्रेंच बना हाँ सकते जी, हैं। साइल माउंटिंग की प्रैक्टिस जो है ये एक आप मिनट मैं पौधों के नीचे ये कर सकते हैं। कोई डिस्टरबेंस है, कोई आवाज आ रही थी मुझे। जी जी जावेद साहब, आप कंटिन्यू करें। एक्चुअली लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं वो म्यूट नहीं करते अपने आप को, तो हमें साथ साथ म्यूट करना पड़ रहा है इसमें। ठीक जी है खाबर साहब, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो रेज बेड है, रेज बेड के डिजाइन के अंदर, फॉर्मेशन के अंदर आप इस सीजन के अंदर वो जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि उसकी जो हाइट है वो आप ऑप्टिमम हाइट तक रखें और उसके जो एजेस हैं वो आपने राउंड बनाने हैं, स्टीप नहीं बनाने, ताकि सीजन के अंदर 2 दफा जो वाटर की मूवमेंट है उसके ऊपर हो सके, ताकि ज्यादातर वो ड्राई ना रहे। वो जो बेड है, रेस बेड है, उसके सेंटर तक मॉइस्चर पहुंचाना जरूरी है, जहां पे इफेक्टिव मैंगो का रूट जोन है। तो ये डिफरेंट जो सीजन के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ निकली है उसको कुछ थ्रेट्स भी पेश नजर हैं जो इस सीजन से पहले और इस सीजन में अगर हम बाग के अंदर चक्कर लगाएं तो वाजे नजर आते हैं कि जो न्यू वेजिटेटिव ग्रोथ है उसके अंदर लीफ माइनर का इशू जो है ये प्रेवलेंट है। ये मैंने स्टार्ट और जो सवेरिटी है वो सिम्टम दिखाने की कोशिश की है। इसको बचाने के लिए कोशिश की जा सकती है जो इफेक्टिव पेस्टिसाइड डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन से मशवरा करके वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये स्केल का जो प्रॉब्लम है ये इमर्जिंग है कि जो घने दरख्त हैं जिनके अंदर मॉइस्ट कंडीशन ज्यादा देर के लिए रहती हैं उनके पत्तों के ऊपर स्केल जो है इस वक्त काफी प्रेवलेंट है, उसको आप कंट्रोल करें। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो लेटर सीजन में यही स्केल लीव से फ्लावर और फ्रूट पे शिफ्ट हो जाता है और ये क्वारंटीन पेस्ट है, ये आपकी जो प्रोड्यूस है उसको किसी भी मार्केट के लिए अनफिट कर देता है। तो ये स्केल के इनिशियल सिम्टम्स हैं जो लीफ के अंदर देखे गए हैं। तो फिर स्नेल का प्रॉब्लम है, गूंगे जिन्हें कहते हैं। छोटे पौधों के ऊपर जो ग्रोथ निकलती है ये बड़े ही प्रेवलेंट होते हैं और अगर उनके अंदर जड़ी बूटियां और वेट कंडीशन ज्यादा रहें तो ये बड़ी तेजी से फैलते हैं। ये भी आने वाले वक्त के लिए थ्रेट बनते जा रहे हैं। इनकी मैनेजमेंट भी टाइमली करनी चाहिए, अदरवाइज ये नई ग्रोथ को और पुरानी ग्रोथ को और पौधे को नई बढ़ोतरी के लिए तैयार नहीं होने देते और उसको डैमेज करते। फिर मैंगो हापर जो है वो बड़े कनोपी वाले, बिगर कनोपी वाले दरख्त हैं, उनके तने के ऊपर आपको नजर आएगा। अगर आप दरख्त के नीचे विजिट करें तो ये उड़ता हुआ आसानी से देखा जा सकता है। दरख्त के अंदर जो क्रैक्स होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर इसकी माजगा होती है। अगर वहां पे विंटर सीजन के अंदर एक इफेक्टिव स्प्रे कर दिया जाए तो आप आने वाले सीजन में इसके हमले से अपनी क्रॉप को महफूज कर सकते हैं। फिर जो टेंडर ग्रोथ निकली है इसके ऊपर वेरियस टाइम के लीफ कटिंग जो है आपको इंसेक्ट नजर आएंगे। वो जो नई वेजिटेटिव ग्रोथ है, टेंडर ग्रोथ है, उनको खा जाते हैं, उनको काट देते हैं। उनके लिए भी मैनेजमेंट करें कि ये जो नई ग्रोथ आई है इनके ऊपर हम इफेक्टिव को पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकें ताकि ये जो ग्रोथ है ये जाया ना हो और इस सीजन में नहीं तो अगले सीजन में इंशाल्लाह जरूर ये बढ़ोतरी के अंदर काम देगी और पुख्ता होगी।
फिर मैंगो मिलीबग का प्रॉब्लम है, ये जनवरी के अंदर जमीन से ये अंडे वगैरह देती है, उसके बाद फ्लावरिंग के साथ ही ये वो जमीन से इसके बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं, जो दरख्त के साथ और छोटे पौधों के साथ लिपट जाते हैं, उनके ऊपर लेसदार मादा छोड़ते हैं, वहां पे फिर फंगस ग्रो कर जाती है और उनकी ग्रोथ जो है वो मुतासर होती है। इसी तरह अगर पौधा फ्लावरिंग पे है तो फ्लावरिंग और फिर फ्रूटिंग है जो, उनके ऊपर भी धब्बे डाल के उसको प्रीमियम क्वालिटी जो है उसकी जाया कर देते। फिर बागात के अंदर रोडेंट्स का प्रॉब्लम है, छोटे पौधे लगाए होते हैं उनके अंदर पार्कोपाइन से है, इसके प्रॉब्लम है। अगर हमने मल्च वगैरह की है और उसको हटाया नहीं, या वो उसको रेज बेड थे उनको रेनोवेट नहीं किया हमने, उनको उनकी हाइट ज्यादा रखी है, तो वहां पे रोडेंट्स चूहों का प्रॉब्लम जो होता है ज्यादा होता है। तो इसके लिए जो ये बेड की फॉर्मेशन है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि आपने उसको बहुत ज्यादा सॉइल लेवल से, इरिगेशन लेवल से हाई नहीं करना, ताकि वहां पे पानी ना पहुंच सके। सीजन में कोशिश करें कि 2 दफा वो बेड के ऊपर आपका पानी लग जाए, ताकि चूहे की कोई अगर माजगा हो, कोई सुराख बना हुआ हो, तो वो जैसे ही पानी वहां पहुंचता है तो वो जगह छोड़ देता है। तो ये जरूरी है इसकी हाइट के सिलसिले में। फिर उसके जो एजेस हैं वो आप राउंड गोल किस्म के बनाएं, उसको स्टीप ना करें, और वाटर की मूवमेंट को इंश्योर करें कि गर्मियों के अंदर 2 दफा उसके ऊपर पानी पहुंचना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये चूहे के प्रॉब्लम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर थर्ड जो डोरमेंसी के अंदर क्रिटिकल जो इशू है वो इंटरक्रॉपिंग का है। इंटरक्रॉपिंग के सिलसिले में अर्ज करता चढ़ूं कि स्मॉल और यंग जो प्लांट्स हैं जो बेरिंग स्टेज पे नहीं है, छोटे हैं, वहां पे आप इंटरक्रॉप के तौर पे फसलें लगा सकते हैं। उसके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल है वो मैंगो के पौधे के कद से शॉर्ट स्टेचर वाली जो क्रॉप्स हैं वो आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोशिश करें कोई भी ऐसी उसके अंदर इंटरक्रॉप के तौर पे फसल ना लगाएं जिसकी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट मैंगो के पौधे के साथ कंट्राडिक्टरी हो, फिर वो मैंगो के पौधे को डिस्टर्ब करेगा और वो इफेक्टिव फिर ग्रोथ नहीं कर सकता। और लोग गंदम लगा देते हैं बड़े आर्चर्ड के अंदर, इसकी सिफारिश नहीं है, मैंने अर्ज किया है छोटे पौधों के लिए लगाएं। और जब ये गंदम पकती है तो उस वक्त क्रॉप पूरे पौधे की जाया हो जाती है। अगर आपने गंदम लगानी है तो कोशिश करें मैंगो के पौधे के लिए इरिगेशन का प्लान कोई इस तरह डिजाइन करें कि जब वीट को पानी की जरूरत ना हो तो आप अच्छी तरह आम के पौधे को इरिगेट कर सकें। क्योंकि अगर वीट हार्वेस्टिंग पे है तो उसको तो पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन उस वक्त जो मैंगो का पौधा है वो अपनी फ्लावर पोलिनेशन और फ्रूट सेट की कंडीशन में होगा। अगर हम उसको सोके की कंडीशन देंगे तो वो फल जो है वो उसका जाया हो जाता है। लिहाजा ये वीट लगाने के लिए बेहतर है कि आप इरिगेशन की डिजाइनिंग कोई इस तरह इंप्लीमेंट करें कि लेटर स्टेज पे अवेलेबिलिटी इरिगेशन की मैंगो के प्लांट्स के लिए इंश्योर की जा सके। फिर जो छोटे पौधे हैं वो उसके अंदर कैनोला अगर लगा दिया जाए तो लास्ट सीजन में जो फ्रास्ट का स्पेल आया था वो हमने देखा था कि कैनोला जो है वो छोटे पौधों से कद बड़ा कर लेता है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट भी इसकी कम है, कंपेटिबल है। तो वो जो पौधे हैं किसी हद तक कोरे से बच सकते हैं, लेकिन अगर कोरे का स्पेल इंक्रीज करता है तो फिर उसको कोई चीज नहीं बचा सकती। जो ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये जो इरिगेशन की इम्प्रूवमेंट है इसके लिए डाई बैक के लिए ट्रेंच जो है ये बेहतरीन हल है। बड़े पौधों पे जो सूखी लकड़ी है उसको आप काटें और उसकी जो कनॉपी है, कनॉपी के गिर्द आप दायरे की शक्ल में 1.5 फुट चौड़ाई और 1.5 फुट गहराई तक और बाहरी जो वट है वो मजबूत करेंगे, अंदर मिट्टी डाल के वो स्टेम के साथ आप ऊंचा करेंगे। और इस सीजन में मल्च नहीं उस पर यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही ये मिड फरवरी से ऑनवर्ड सीजन क्रॉस होगा, हीट वेव के इम्कानात होते हैं, तो आप उस पे फिर वो मल्च जो है, ऑर्गेनिक मल्च जो है वो आप यूज करेंगे। आप मल्च
के सिलसिले में अर्ज करता चलूं कि धान की पराली भी लोग यूज कर लेते हैं, जो गिरे हुए मैंगो के पत्ते हैं वो भी यूज कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बेहतरीन जो अप्रोच है, क्योंकि इनके अंदर चूहों का प्रॉब्लम जो है वो बड़ा प्रेवलेंट होता है, ये उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए अगर सवांक आप काश्त करें, सवांक की आप इसके अंदर मल्च करें, स्टेम की कवरिंग करें, तो वो किसी हद तक ये रोडेंट्स को रिपेल करता है, आप उससे बच सकते हैं। लेकिन उसके लिए बी प्लानिंग करनी पड़ेगी, जगह मुख्तस करनी पड़ेगी, टाइमली आप उसको लगाएं, लगाने के बाद फिर आप उसको ये बेड के ऊपर, ट्रेंच के ऊपर, बेड के ऊपर मल्च करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दिसंबर के अंदर जो नेक्स्ट में आ रहा है, ये गोबर जो है, फार्म यार्ड मैन्योर, इसकी गली सड़ी जो रूढ़ी है, ये हम पौधों के नीचे इस्तेमाल करते हैं। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रॉस्टिंग नाइट्स के अंदर एक लाइट इरिगेशन जो है वो हमने करनी है, और ये पौधे को थोड़ी सी हीट भी प्रोवाइड करती है, और इससे भी हम वो साइल का ऑर्गेनिक मैटर जो है इंप्रूव कर सकते हैं, साइल को पोरस कर सकते हैं, उसके अंदर जो फिक्स न्यूट्रिशन की अमाउंट है उसको रीमोबिलाइज कर सकते हैं, और पौधे को वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमने पहले अप्लाई किए थे, और वो हमारी साइल कंडीशन की वजह से, फिक्सेशन की वजह से लॉस हुए थे, पौधे के लिए अवेलेबल नहीं थे। ऑर्गेनिक मैटर की मौजूदगी में कटाइन एक्सचेंज जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, जो फिक्स्ड अमाउंट है न्यूट्रिशन की वो पौधे को आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाती है। और ये जो लाइट इरिगेशन है इसका मैं फ्रॉस्टिंग नाइट्स के लिए वो बता चुका हूँ। फिर मोबाइल एप्स, एंड्रॉइड फोन जो है, और टेलीविजन है, केबल है, और इवन ये न्यूज़पेपर है, उसके ऊपर ये फ्रॉस्ट की जो प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। फिर डिफरेंट मोबाइल एप्स हैं, एक्यूरेट वेदर है, मौसम के वो प्रोग्राम है फेसबुक के, वहां पे डिफरेंट लोग गाहे बगाहे आगाही देते रहते हैं कि ये जो आने वाली मुतलका रातें हैं इनके अंदर कोहरा पड़ सकता है, तो आप अपने बाग को उसके लिए टाइमली प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि उससे पहले पहले आपने जो अरेंजमेंट्स करनी है कोहरे से बचने के लिए तो वो आप कर सकें। तो कोहरे के लिए पिछले जो सीजन है के अंदर हमने देखा है, जो क्रिटिकल टाइम पीरियड है ये एंड ऑफ दिसंबर के जो लास्ट 10 डेज हैं वो, और जनवरी का जो महीना है ये सारा, इसके अंदर ये इसकी प्रेडिक्शन रहती है, इसके खतरात रहते हैं। तो उससे पहले पहले आपके पास इफेक्टिव टाइम मौजूद है, आप जो अरेंजमेंट करना चाहते हैं वो आप करके अपने पौधों को उनसे फरास्त को टॉलरेट करवा सकते हैं। उसके अंदर जो लास्ट सीजन में हमने देखा कि फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन के लिए लोगों ने डिफरेंट जो केमिकल्स थे वो स्प्रे किए हैं। किसी ने इस तरह ये जो हैं, जो मकई के ये टांडे हैं उनसे अपने पौधों को कवर करने की कोशिश की है। फिर कुछ लोग ये टाली के जो लूपिंग्स हैं, छापे हैं, वो लगा के कवर करते हैं। तो एंड सीजन के अंदर जब कोहरे की प्रेडिक्शन होती है, कोहरा पड़ता है, तो अगर टाली लगाई है तो उसके पत्ते जो वो धुंध होती है, नमी होती है, उससे जड़ जाते हैं, और वो छापे बिल्कुल पोरस हो जाते हैं, और डायरेक्ट ठंडी हवा जो है वो पत्ते को हिट करती है और पौधा उससे नहीं बचता। ये लास्ट सीजन 2022 दिसंबर और जनवरी 2023 के अंदर मैंगो रिसर्च स्टेशन और एक इसके साथ ही एडजेसेंट बाग है, उनकी पिक्चर्स हैं कि वहां पे जो हमने कवर किया हुआ था प्लांट मटेरियल वो, और उसके साथ इस तरह के 6-7 साल के जो पौधे हैं उनके ऊपर भी कोड़े का बड़ा शदीद किस्म का हमला था, और वो उसकी जद में आए हैं, और ये जो ग्रोथ है ये सारी की सारी जाया हुई है। इन पौधों ने बाद में फिर रिवाइव की। तो सबसे जो इफेक्टिव टेक्निक है वो ये है कि जैसे ही पौधा आपका लगा हुआ है उसके नीचे जमीन साफ करें। जमीन साफ करने के बाद उसके ऊपर ये इस तरह लकड़ी का एक टहनियों से ढांचा बनाएं। वो ढांचा बनाने के बाद उसके ऊपर ये आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की शीट लगाएं। ये सबसे इफेक्टिव टेक्निक है।
अगर कोड़ा शदीद होता है तो इसके बगैर हम पौधों को बचा नहीं सकते। लेकिन फार्म के अंदर एरिया ज्यादा होता है, लार्ज स्केल पे सर ये आपके मोबाइल प्रैक्टिस पे जो लगा है दूँ? उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर ये कुछ लोग जो खाली बैग होते हैं, गट्टू होते हैं, उनसे भी पौधे कवर कर लेते हैं। और कुछ लोग इस तरह ये टाली की वो लकड़ियां लगा के, शाखें लगा के वो कवर कर लेते हैं। लेकिन एंड ऑफ सीजन में ये जो पत्ते हैं टाली के, ये सारे नमी की वजह से गिर जाएंगे और ये एक पोरस स्ट्रक्चर बन जाएगा। डायरेक्ट हवा जो है, ठंडी हवा, जो कोहरा है, फ्रीजिंग जो कंडीशन है, वो पौधे को हिट करेगी और पौधा डैमेज हो सकता है। कुछ लोग ये शापर लेते हैं, शापर से इस तरह पौधे का वो ऊपर वाला जो फोलिएज है वो कवर करके स्टेम के साथ उसको बांध देते हैं। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। ये इसके साथ पौधा वैसे ही मर जाता है। अगर आपने ये इनके साथ कवर करना है तो बेहतर है कि आप जमीन को भी 2-2.5 फुट जमीन जो नीचे है उसको भी इस शापर के साथ कवर करें, ताकि सूरज की रोशनी पड़े तो जमीन गर्म हो। और जैसे ही जमीन रात के वक्त ठंडी होती है तो ये जो हीट मिट करती है वो शापर के अंदर ट्रैप हो और वो पौधे को दे, और ताकि पौधा जो है वो ठंड के असरात से बच सके। कुछ लोग इसी तरह चूने का स्प्रे भी करते हैं, लेकिन चूने का स्प्रे फिर एंड ऑफ सीजन के अंदर रोशनी को भी वो पत्तों के ऊपर पड़ने पे रिस्ट्रिक्ट करता है। और एंड ऑफ सीजन में फिर वाटर के साथ इनके पत्ते आप अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। अदरवाइज वो ये पौधे इस तरह के जो है फर्दर ग्रोथ लेने में रुकावट का शिकार होते हैं। छोटी नर्सरी अगर एक जगह पे लगी हुई है तो बेहतर अप्रोच ये है कि आप कोहरा पड़ने से पहले शापर का इंतजाम करें, उसको शापर में कवर करें। और इस तरह कवर करेंगे तो वो नर्सरी बच सकेगी। अदरवाइज लास्ट सीजन के जो एक्सपीरियंसेस हैं कि फरवरी मार्च के अंदर नर्सरियों से पौधा लेना मुश्किल हो गया था, कि सबकी नर्सरी जो थी वो जल चुकी थी, पौधे नहीं मिलते थे। कोहरे ने किसी किस्म का भी छोटा पौधा जो छोड़ा नहीं था, जो कवरिंग से बाहर था, वो नहीं बचा। ये नर्सरी की एग्जांपल है। नर्सरी से लास्ट सीजन में जो कवर किए थे वो पौधे तो किसी हद तक महफूज हैं, लेकिन जिनका शापर फट गया है हवा से, आंधी से, तूफान से, तो वो जो पौधे हैं वो कोहरे के असरात से फिर नहीं बच सके। और ये लकड़ी के छापे जो लगाए थे उनके ऊपर मैंने जिस तरह अर्ज किया था, धुंध से, नमी से पत्ते गिर जाते हैं, जाया हो जाते हैं। एंड ऑफ सीजन में जो राइस की पराली होती है, स्प्रा होता है, उसको कवर करके इन पौधों को बचाया जा सकता है। और अभी सीजन है, फील्ड के अंदर अबंडेंट अवेलेबल है, अगर आपके पास छोटे पौधे हैं तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और ये लास्ट सीजन की जो पिक्चर है, इसके इसने सारी जितनी जो प्रोडक्ट्स थी एंटी फ्रॉस्ट के हवाले से मार्केट के अंदर प्रेवलेंट थी, बड़ी मार्केटिंग करती थी, वो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनफेक्टिव हो गई और पौधे जो है काफी हद तक जो है ये कोहरे की वजह से मरे हैं, उनकी जो शाखें हैं जली हैं। लेकिन फिर भी अगर सीजन के अंदर हम ग्रोथ स्टिमुलेंट अप्लाई करें, अपने पौधे की जो ग्रोथ है लेट सीजन निकलने वाली को हम स्टॉप कर लें और अच्छा पोटाश का इस्तेमाल करें, और किसी भी ग्रोथ स्टिमुलेंट का लेटर सीजन में हम अगर इस्तेमाल करें तो वो पौधे को इस काबिल बना देते हैं कि वो किसी हद तक कोहरे के असरात को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाती है। लेकिन अगर कोहरे की इंटेंसिटी इंक्रीज करती है, वो कोहरे के घंटे जो हैं, फ्रीजिंग टाइम इंक्रीज करता है, तो फिर उसके आगे पौधे की नहीं चलती, वो पौधे जो हैं वो जाया हो जाते। और ये उसके बाद जब डॉर्मेंसी आपकी खत्म होगी एंड ऑफ जनवरी के अंदर, तो सबसे क्रिटिकल जो मरहला है, पहले आपने डॉर्मेंसी के अंदर पौधे को लेके जाने के लिए जो एहतियातें हैं वो सुनी हैं। अब जैसे ही वो टेम्परेचर आप देखते हैं कि 9-10 डिग्री सेंटीग्रेड कंजेक्टिव रह रहा है और आगे इंक्रीज हो रहा है, कोहरे के चांसेस नहीं है, तो आप इरिगेशन अप्लाई करके पौधे को प्रिपेयर करेंगे कि वो शगुफे निकालने के लिए तैयार हो। और फिर अगर पौधे का रिस्पॉन्स देखते हुए स्लो है या बिल्कुल नहीं निकाल रहा, तो उसके लिए आप पोटाशियम नाइट्रेट या वो नाइट्रोजन की मिकदार उसको बूस्टअप करने के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि पौधे आपके शगुफे निकालने के लिए टाइमली प्रिपेयर हो जाएं और इस काबिल हो जाएं कि अगर
जनवरी ये मार्च के अंदर किसी किस्म के कोई हीट के असरात होते हैं, उससे पहले पहले जो क्रिटिकल पौधे की अपनी कंडीशंस हैं पोलिनेशन के हवाले से, फ्रूट सेट के हवाले से, वो अपनी पौधा कंप्लीट कर ले और गर्मी को बर्दाश्त कर सके। अगर लेटर सीजन तक पौधे को हम प्रिपेयर ना करें, वो अपनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के काम को जल्दी तरतीब ना दे सके, तो फिर अगर लेट सीजन में मार्च के सीजन में हीट का कुछ स्पेल आता है, तो फिर उसकी फ्लावरिंग और फ्रूट सेट के मरहले को हम नहीं रोक सकते। और 2022 के स्टार्ट में 21 के स्टार्ट में 21 के स्टार्ट में हमने ये चीजें जरूर देखी हैं कि वहां पे सफेद चौसा और अजीम चौसा जो वैरायटी थी, 30-40% जो क्रॉप थी वो इसकी जाया हो गई। ये इस तरह ख्वाबीदगी के बाद आपने जो एप्लीकेशन देनी है इरिगेशन की या नाइट्रेट की, उससे अपने पौधे को तैयार करना है कि वो अपनी जो लेटेड बड है वो शगुफे निकालने के लिए तैयार करे। और ये जो लेटर सीजन के अंदर हमने टेक होम एक मैसेज जो परसीव किया है वो ये है कि आम की अकसाम फल बनने के बाद गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकती हैं काफी हद तक, लेकिन अगर फूल से फल बनने के मरहले पर गर्मी आ जाए तो उसको ये वैरायटीज जो हैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा इसका बर्दाश्त करवाने की बजाय बेहतरीन जो अप्रोच है वो यही है कि जैसे ही हमें ये फोरकास्ट से पता चलता है अब कोरे का सीजन गुजर चुका है, तो हम अपने पौधे को प्रिपेयर करें कि वो टाइमली शगुफे निकाले और इस हीट सीजन से पहले पहले अपने आप को प्रिपेयर कर ले। एट द एंड जो लास्ट है वो मैंगो नर्सरीज के हवाले से अर्ज करता चलूं कि जिन लोगों ने ये नर्सरी हजरात हैं नर्सरी वाले, उन्होंने जो मैंगो की सीडलिंग है वो अपनी ये टनल के अंदर शिफ्ट कर ली है। ये इसका जो हम रिकमेंडेशन देते हैं वो अगस्त के महीने में जो नर्सरी है वो सारी की सारी आपकी ये थैली के अंदर शिफ्ट हो जानी चाहिए। और इसको बचाने के लिए आप इसके ऊपर है तो एंड ऑफ अक्टूबर या नवंबर के शुरू में आप पॉलीथीन शीट लगा के इसको कवर करके सर्दी के असर से बचा सकते हैं और नई ग्रोथ ले सकते हैं। तो इस जो सीडलिंग है, सीडलिंग को आपने न्यूट्रिशन की जो है 3 एपिसोड जो है ये आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और दिसंबर से पहले पहले आपने 3 डिफरेंट न्यूट्रिशन है जो है ये इसकी किस्तें इस पौधे को अप्लाई करवानी है। 5 ग्राम है NPK 2020 पर प्लांट के हवाले से, वो जिस तरह ट्रेनिंग के अंदर भी एप्लीकेशन की इसकी के सिलसिले में डेमो भी बताया जाता है, और ये फेसबुक पेज से और ये डिफरेंट जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं वहां से मैसेज दिया जाता है कि नर्सरी के लिए इसकी ग्रोथ को पुख्ता करने के लिए आपने ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है ताकि ये अगले फरवरी मार्च में ग्राफ्टिंग के लिए अपने पौधे जो है तैयार कर सकें। और इसके लिए आपकी चॉइस है, जैसे ही आप पॉट एप्लीकेशन करेंगे उसके साथ जो इरिगेशन है वो नेसेसरी है। अगर आप देखते हैं कि इनफ मॉइस्चर आपके पॉट के अंदर अवेलेबल है तो फिर आप पॉट एप्लीकेशन स्किप करके उसको फोलियर पे भी लेके जा सकते हैं ताकि पौधे की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहे। और जो नई टेंडर ग्रोथ है नर्सरी के अंदर वहां पे लीफ माइनर, थ्रिप्स और लीफ होल्डर के जो प्रॉब्लम है वो आ रहे हैं, उनके लिए आप इफेक्टिव जो पेस्टिसाइड है वो यूज करके अपनी ग्रोथ जो है नर्सरी वाले पौधों की उनको बचा सकते हैं और उनको टाइमली आप ग्राफ्टिंग के लिए फरवरी मार्च के महीनों में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आखिर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का, इनके सीईओ का, इनकी टीम का, कि इन्होंने बागबान के हजरात के लिए डारमेंसी के अंदर इस इफेक्टिव जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो उनका हमने अदा किया, अहाता किया इस वेबिनार के तवस्सुत से। और मैं पंजाब गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि हम फार्मर को ये गाहे बगाहे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अपने इंस्टीट्यूट का मैंगो रिसर्च स्टेशन, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान, और अपना इस मैंगो रिसर्च स्टेशन का, कि ये भी फार्मर के लिए, फार्मर की हेल्प के लिए
हर वक्त मौजूद हैं। और किसी किस्म का भी कोई मसला हो, नर्सरी का, बाग का, उसके लिए हमारी टीम, हमारा सोशल मीडिया और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो मौजूद हैं। आप जब भी आपको प्रॉब्लम आए, आप उनको ऑफिस विजिट करके या कॉल करके अपनी मुतलका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो इस डॉर्मेंसी के हवाले से वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आपने माशाल्लाह डोमेंसी और डोरमेंसी के बाद आने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मराहल हैं, जिसके अंदर पॉसिबल किस्म के इश्यूज आ सकते हैं, जो आपने एक्सपीरियंस भी किए हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फॉर गेटिंग हाई यील्ड और अच्छी क्वालिटी, ताकि बागबानों की जो सारे साल की मेहनत है वो रंग ले आए। क्योंकि सारा मेहनत करने का मकसद ये है कि अच्छी फ्रूटिंग बने, अच्छी यील्ड हो और अच्छी क्वालिटी का फल लगे। उसके लिए ये जो डॉक्टर साहब आपने रिकमेंडेशंस दी, इनको समझना, इनको इम्प्लीमेंट करना और अपने बागात के अंदर इनकी सही मायनों में जो तर्जमानी है वो करना ज़रूरी है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि अगर किसी का कुछ सवाल है तो ज़रूर आप पूछें। अभी हमने हैंड रेज्ड है, डॉक्टर मुजाहिद साहब हैं हमारे साथ। आप डॉक्टर साहब कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, प्लीज़ पूछें। इसके बाद बारी बारी हम बाकी लोगों को भी लेते हैं। डॉक्टर मुजाहिद अली। थैंक यू सो मच सर फॉर काइंड प्रेजेंटेशन। जावेद इकबाल साहब का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और पीएच डेक की जितनी तारीफ की जाए कम है। जो पूरे मुल्क में जो है ना वो हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट उसको इन्हांस करने के हवाले से और मालूमात शेयर करने के हवाले से वाहद प्लेटफार्म मैंने देखा है जो इस लेवल पे इतने जो है ना इफेक्टिव वेबिनार करवा रहा है। ये कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले उकाड़ा में भी हुआ, और बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिल रहा है कि इस तरह के वेबिनार और सेमिनार जो है ना वो कंडक्ट होने चाहिए। तो जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं जावेद साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये डोरमेंसी को के हवाले से है कि आपने इरिगेशन के हवाले से काफी स्ट्रेटजीज बताई हैं, ट्रेंच और इस तरह बहुत सारी। लेकिन हमारा जो, मैं वाटर मैनेजमेंट से हूँ, तो क्या इसको कोई ऐसा भी तरीकाकार है? अब फ्लड में तो ये होता है आप अच्छी खासी मिकदार में पानी एक ही दफा अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ड्रिप इरिगेशन के हवाले से कोई इस तरह का कोई स्केड्यूल या कोई इस तरह है कि आप डोरमेंसी को कंट्रोल कर सकें या उसको जो है ना मैनेज कर सकें? कोई उसके हवाले से भी आप लोगों का कोई परफॉर्मा कोई इस तरह का डेवलप किया हुआ है? जी डॉक्टर साहब, मुजाहिद साहब, शुक्रिया। और ये ड्रिप के सिलसिले में अर्ज करता चाह रहा हूँ कि फ्लड इरिगेशन जो है वो नॉर्मल जो बागबान है वो करता है फ्रॉस्टी सीजन के अंदर। तो वहाँ पे पानी की बड़ी मिकदार जो है हम बाग को लगाते हैं। अगर आपका ड्रिप पे को बाग है तो वो तो इंतहाई इफेक्टिव है कि आप बिल्कुल उस वक्त जब कोरे के चांसेस हों, आप उसको अपनी टरबाइन को, मोटर को रन करके अपने बाग को वो इरिगेट कर सकते हैं। अगर स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर से जो फ्रेश वाटर है वो आप फ्लश कर सकते हैं अपने छोटे पौधे के ऊपर, और उसको कोरे के असरात से बचा सकते हैं। क्योंकि ये तकरीबन रात लेट नाइट तो कोरा शुरू होता है। अगर उस वक्त 2, 2.5, 3 घंटे का स्पेल है वो अगर गुजर जाए और फिर सूरज की रोशनी शुरू हो जाए तो कोरे के जो असरात हैं काफी हद तक जो है खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने हाई टेम्परेचर वाला जो वाटर है, फ्रेश वाटर है, जो वैसे भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकलता है, और ताजे पानी को हाथ लगाएं तो वो गर्माइश फील होती है, वो अगर आप अप्लाई करें तो वो इफेक्टिवली कोरे से बच सकता है। लेकिन फिर ड्रिप के अपने मसले मसाइल जो हैं उनसे अगर हट के बात करें तो ये लोकल और टाइमली जो एप्लीकेशन है उसके लिए बड़ा इफेक्टिव टूल है। शुक्रिया जी। किसी और का कुछ सवाल है? इजाज मरी साहब कोई बात करना चाह रहे हैं? कोई और साहब अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है स्पेसिफिकली डोमेंसी और डोमेंसी के बाद के मामलात को कैसे देखना है, और या इसके अलावा भी मैंगो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट के हवाले से अगर का कुछ स्पेसिफिक किसी बंदे ने कोई कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई आप इशू फेस कर रहे हैं, तो ये फोरम ओपन है, आप डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आयशा मलिक साहिबा, आप प्लीज सवाल पूछिए जी। जी 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 सर, यहाँ पे मैंने सर क्वेश्चन करना था मैंगो मिली बग के ना अटैक का।
उसका जो है ना वो कंट्रोल किस तरह से पॉसिबल है? जी आयशा मलिक साहिबा, आप डॉक्टर साहब इसके ऊपर कमेंट करेंगे। डॉक्टर साहब मिली बग का इशू जो जी है जी, मैं मैडम आयशा, वो मैंगो जो जी मिली जी बग है, ये एक दो एप्लीकेशन से कंट्रोल होने वाला प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जी इसकी रूट काज डिफरेंट है। एक दफा ये बाग के अंदर अगर एस्टेब्लिश हो जाए और हम इसको इफेक्टिवली मैनेज ना करें, तो ठीक है। ये पूरे बाग को इस तरह खराब कर देता है कि वहां से प्रोडक्शन लेना और वहां पे को प्रैक्टिस करना हमारे लिए नागुज़ीर होता जाता है। तो जैसे ही ये सीजन है मिलीबग का, तो मिलीबग जमीन के अंदर अंडे देती है, तो हमें ठीक अंडे है। देने के लिए इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो पत्ते घास फूस होगी वो जमा करके छोटी छोटी जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ये जो अपने अंडे जी हैं ये उस घास जी के नीचे दे। जैसे ही वहां से एग निकलें, तो ठीक हम है। उस घास को अंडों के साथ कुर्च के इकट्ठा करें और इकट्ठा करके उसको बाग से बाहर किसी जगह पे डिस्पोज ऑफ करें। ये तो है इसके अंडों की तलफी। सेकंड, वो ठीक मिली है। बाग जो दरख्त के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है, उसके लिए आप दरख्त के इर्द गिर्द वो स्टिकी जो बैंड्स हैं प्लास्टिक के, उसके ऊपर ये जी बरोजा वगैरह लगा आप उसकी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फिर ठीक जो है। एंड ऑफ सीजन है, एंड ऑफ सीजन में ये तो ऊपर चढ़ने वाली बात है, जो ऊपर से नीचे आने वाली बात है, उस इंसेक्ट को भी आप इसी तरह एलिमिनेट कर सकती हैं। साइल के अंदर जो इफेक्टिव कोई पेस्टिसाइड है वो अगर आप यूज करें, तो अगर मच्योर है तो इसके ऊपर जो वो काटनी कुशन है वो एक बैरियर है, वो इसको जाने नहीं देता। लेकिन अगर ये इमेच्योर स्टेज पे है, छोटी है, तो फिर वो परफिनोफास वगैरह से हम इसको किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मच्योर के लिए पूरे साल की जी मैनेजमेंट है। पूरे साल के अंदर ठीक है। अगर आप एक स्टेप स्किप करते हैं, तो आप इफेक्टिवली इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सर। मैंने वैसे कोशिश की है कि इस डारमेंसी के अंदर फ्लावरिंग को, फ्रूटिंग को, बागात को, छोटे को, बड़े को, नर्सरी को, इंटरक्रॉप को, सब चीज को डिस्कवर करूं, ताकि जो मैसेज है वो मिलने वाले को ऐसा मैसेज मिले कि उसके सवाल की कोई तिशनगी बाकी ना रहे। और फिर भी इंसान है, कोई चीजें ऐसी हैं वो रह जाती हैं, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें भी रिमाइंड करवा सकते हैं, ताकि हम भी अपनी प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट टाइम वो चीजें उसके अंदर ऐड कर लें, ताकि ये इसका मैसेज जो है ये कंप्लीट हो जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये रेडमी 9C साहब ने हैंड रेस किया हुआ है। सर आप पूछें प्लीज। अब अनम्यूट करिएगा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अपना माइक खोलें जी। जी सर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। जी जी आ रही है, आप क्वेश्चन करेंगे। सर मेरा सवाल ये था कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी इस कदर बेहतर हो गई हैं और वर्ल्ड में भी इस तरह की प्रैक्टिसेस चल रही हैं जहां लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी क्रॉप्स ग्रो करने की तरफ कहीं पर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो कहीं करने की तरफ कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम मैंगो को जैसे गिलगित बल्तिस्तान है या आज़ाद कश्मीर है उस तरह के रीजन में इन फ्यूचर ग्रो कर सकते हैं? सर वहां पर ये प्रैक्टिसेस हो सकती हैं? जी जी डॉक्टर जी, साहब। आपका नाम नहीं है इसलिए वो ये रेड में लिखा हुआ है। तो सिप्तेन इस सिप्तेन सिलसिले बरदर में मैं बात कर। अर्ज करता चलूं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मीरपुर है वहां पे आपको मैंगो की प्लांटेशन है मिलती है। केपी के अंदर, हरीपुर के अंदर वो इलाके जो थोड़े से वाम है, वहां पे आपको मैंगो की जो प्लांटेशन है वो अवेलेबल है। लेकिन जिस तरह हम फ्रीजिंग की बात करते हैं, अगर मुसलसल कंटिन्यूस 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लो टेम्परेचर है, तो सॉरी टू से वहां वो मैंगो के लिए फिजिबल नहीं है। वहां पे आप कमर्शियल क्रॉप नहीं ले सकते। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैंगो के लिए कोई जो बेसिक रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की, जो फोटो पीरियड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, या जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम पूरी होना जरूरी है। इसके ऊपर सेपरेटली आपके साथ डॉक्टर साहब का नंबर शेयर कर देंगे, आप डिटेल में उनसे अपनी गाइडेंस सीख कर लीजिएगा। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए जी, थैंक यू सो मच। फोरम ओपन है ताकि ये हम। कमांडर सलीम साहब हैंड रेज कर रहे हैं सर, अगर कोई जी सर क्वेश्चन है सर तो। सर प्लीज जी सर, कमांडर साहब सर। जी जी जावेद साहब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका आपकी प्रेजेंटेशन थी।
and commendable efforts of PHDEC. गाहे बगाहे जो है ना वो webinars करती रहती है, which I have been attending. मेरे एक दो सवालात थे जावेद साहब, आपने कहा कि if there are chances of frost then immediately आप you apply irrigation. हमारे जो orchards हैं वो तो काफी बड़े हैं, वो तो एक दिन में तो पूरी वो अपना उसकी नहीं irrigation हो सकती है, तो इस पे क्या क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपको याद होगा लास्ट ईयर जो मार्च में आया था, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो 10 दिन टेम्परेचर राइज हो गया था, उससे हमारी फ्लावरिंग जो है वो जल गई थी, एंड ऑल ओवर पाकिस्तान ऑलमोस्ट 60% क्रॉप जो है वो अपना इट वाज लॉस्ट। जी सलीम साहब, आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। और ये लास्ट सीजन है की प्रॉब्लम नहीं है हीट की, ये सारे 2021 की प्रॉब्लम है। मार्च के माह के अंदर वहां पे फ्लावरिंग और पोलिनेशन के मरहले पे टेम्परेचर जो था 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज हुआ था। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उस वक्त वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए था। तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटेशन के अंदर उस पॉइंट को हिट जरूर किया है कि आपको पता है कि हमने ये लास्ट सीजन के अंदर मैसेज सीखा है कि अगर फ्लावरिंग पोलिनेशन पे क्रॉप हो तो वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्लाइमेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, उससे लड़ना बेवकूफी है। उससे पहले सर अपने प्लांट्स को अपने आप को प्रिपेयर करना ये हमारे हाथ में है। वो मिटिगेशन की टेक्निक को हम सर कर सकते हैं, और सारी दुनिया के अंदर ये जो अडॉप्टिबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाता है। क्लाइमेट जो है उसको चलने दिया जाता है क्योंकि वो लॉन्गर पीरियड है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर जो आपका वो ऑर्चिड का जो है लंबा एरिया है तो ये प्रेडिक्शन का तो पता चल जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है कब आ रहा है, तो उसके लिए टाइमली सर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो खाली जमीन होती है वो कोरे से ज्यादा इफेक्ट होती है, वो ज्यादा ठंडी होती है। अगर वहां पे लाइट इरिगेशन कर दी जाए तो ये जो वाटर है इसकी स्पेसिफिक हीट ऐसे है, ना ही ज्यादा गर्म होता है जल्दी, ना ही इतनी जल्दी ठंडा होता है। और ये उस क्लाइमेट के टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास सबसे इफेक्टिव कुदरत की तरफ से एक गिफ्ट है कि हम अगर लाइट इरिगेशन एक दे दें तो हमारी जमीन इतनी ठंडी नहीं होती। और अगर कोरे का दुरानिया कम हो, 2-2.5 घंटे का हो, फिर तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो, फिर तो कोई इशू नहीं होता। ये तो फ्लावरिंग के लिए उल्टा अच्छा इफेक्टिव एक टूल साबित होता है। लेकिन अगर इसका दुरानिया 2-2.5 घंटे से भी एक्सीड कर जाए, टेम्परेचर भी मजीद ड्रॉप हो जाए, तो सॉरी टू से वहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट शीट अगर लगाएंगे तो सर वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेगी उससे पौधा बचा सकते हैं, अदरवाइज हम आम का पौधा नहीं बचा सकते। आम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा है। ये क्लाइमेट जो वेरिएशंस हैं, वैगरीज हैं इस तरह की लो टेम्परेचर वाली, उस पे उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक। जावेद साहब, दूसरा ये कि जो बेस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज ये जो टेम्परेचर हाई हुआ था, MRI मुल्तान ने एक वेबिनार कराया था, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था कि जी आप अपना वो वाटर स्प्रे करें ऑन प्लांट्स सो दैट थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आए उस पे, तो उससे जो है बचत हो जाएगी। तो इसको आप रिकमेंड करेंगे? जी वो आप मशीन के साथ है जो आपकी आर्चर्ड की बाहर वाली तरफ है ना एक, उस पे आप वाटर स्प्रे कर सकते हैं। वहां पे हमने ये रिकमेंडेशन दी थी, मुझे याद है बिल्कुल। और साथ हमने ये भी कहा था कि आप पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाश का रोल है स्टोमेटा रेगुलेशन के अंदर, कूलिंग के अंदर, वाटर की मूवमेंट को इंश्योर करने के अंदर। ये जो चीजें हैं ये सारे बाग को नहीं है, जो बाहर वाली साइड है सिर्फ उस पे। और ये भी रिकमेंडेशन थी दिन को 12 से 3 बजे के दरमियान आप एक स्प्रे कर सकते हैं बाहर वाली लाइन को। दूसरी जो लाइनें हैं वो तो एक दूसरे का साया जो ओवरलैप करता है उसको प्रोटेक्शन देंगी। तो ये काफी हद तक जो है ये आप कर सकते हैं। क्लाइमेट के लिए सर मिटिगेशन जो टेक्निक्स हैं ये ही सबसे इफेक्टिव हैं और यही हम कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी किस्म का कोई हल नहीं है।
कि हम बिल्कुल क्लाइमेट जब पता लग जाए एक दफा कि ये क्लाइमेट जो है ये पौधे को ये नुकसान देगी, तो उसके लिए हम अपनी मैनेजमेंट जो है उसको बेहतर कर सकते हैं, हमारे पास वक्त होता है। लेकिन अगर हमने टाइमली अपने आप को सर प्रिपेयर ना किया, हमने उसके लिए मुतलका अरेंजमेंट्स ना की, तो फिर नुकसान तो सर फिर जी होना ही। सही कह जी सही। अच्छा, एक एक और क्वेश्चन दूसरा कि मैं अभी अपनी प्लांटिंग जो कर रहा हूँ वो STS बेस्ड कर रहा हूँ 10x10 पे, क्योंकि जो हमारा पुराना ऑर्चर्ड है दैट वाज वो 25 प्लांट्स पर एकड़ विच इज नॉट अ बिजनेस मॉडल। तो अभी जो बिजनेस मॉडल है इट इज मोर देन 400 प्लांट्स पर एकड़। तो इस पे कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? हमारा गवर्नमेंट का सर STS आउटरीच और नर्सरी का प्रोग्राम है। अगर आप इस तरह का कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं और ये लगाना चाहते हैं STS, और उस पे आपको रहनुमाई चाहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ने अभी इस पे रिसर्च है, रिसर्चेबल इशू है। अगर जी आप लगाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, हम आपको इस सिलसिले में गाइड भी करेंगे। और इसकी अभी तक किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं है, ये अंडर रिसर्च है। रिसर्च से जैसे ही कोई आउटपुट कंसोलिडेटेड बिल्ड होगी तो उसकी हम सिफारिश देंगे। लेकिन हमने पंजाब के अंदर कोई 10 STS के प्लॉट्स ऐसे हैं जो हमने इस मकसद के लिए सिलेक्ट किए हैं कि वहां पे कोई जो इम्प्रूवमेंट है, बेहतरी है, वो करके इस सिस्टम को देखा जा सके, कोई सिफारिश बनाई जा सके। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो हम आपके साथ। तो इस पे कोई आपसे किस तरह कांटेक्ट किया जा सकता है? मेरा सर सेल नंबर है 0345 और 6541 064। हम आप लोग सब मुझसे रब्ता कर लें। डॉक्टर साहब का नंबर शेयर भी कर देते हैं चैट रूम में। ठीक है इंशाल्लाह। जी अच्छा, बिकॉज वो इन्होंने आसिफ टीपू साहब ने दिखाया था लुत्फाबाद फार्म्स जो है वो काफी 3 साल 4 साल से ये इन्होंने वो प्लांटिंग की है ऑन STS, और जी जी वो काफी सक्सेसफुल। तो इधर जब आए थे टंडोजाम में एक वो नर्सरी का वो किया था प्रैक्टिकल, तो वो फिर मेरे फार्म पे भी आए थे तो वहाँ उन्होंने प्रैक्टिकल प्लांटिंग की थी। तो उन्होंने यही कहा था कि ये STS बेस्ड कल्टीवेशन बहुत आपको फायदेमंद होगी। आजकल उसी पे ही जा रहे हैं मोस्टली लोग जो हैं। जी जी सर, अपना सलीम साहब, मैं वही अर्ज करता चलूं कि जब तक किसी किस्म की कोई भी STS का प्लॉट फ्लावरिंग पे, फ्रूटिंग पे नहीं आता, उस वक्त तक सर कोई इसकी रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। सही सही कह रहे ठीक हैं। है, जब ये प्लॉट फ्लावरिंग पे, फ्रूटिंग पे जाएंगे, इनके उस वक्त ही मसले मसाइल जो हैं क्रिटिकल सामने आएंगे। अगर आपने STS का या मेरे किसी भी भाई ने ये मतलब ले लिया कि थोड़े से फासले पे ज्यादा पौधे लगाने का नाम है, तो वो गलती में नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल। पूरे का पूरा एक सिस्टम है, इसके अंदर वैरायटीज ने परफॉर्म करना है, इसके अंदर साइल क्लाइमेट जो है वो कॉम्बिनेशन के अंदर परफॉर्मेंस देती है। अगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो इससे फिर हम अपने मुतलका रिजल्ट नहीं ले सकते। सिंध के अंदर अगर मैं अर्ज करता चलूं, महमूद नवाज साहब का जो प्लाट है वो अपनी हेज मेंटेन कर सका है, वो फ्लावरिंग पे नहीं है। पंजाब के अंदर जो प्लाट एक दो हमने बेहतरीन किस्म के प्रून करके तैयार करवाए थे, उनके अंदर फ्लावरिंग का इशू है। बड़े सारे लोग ऐसे हैं उनके ये कोरे के अंदर जो प्लाट हैं वो जाया हो चुके हैं, उन्होंने इस दफा नई प्लांटेशन की है। तो सर ये सारे एक मसले मसाइल जी नहीं है, ये भरमार है मसलों की। जी जी जी। तो जब तक इसके लिए हम कंसोलिडेटेड कोई एफर्ट नहीं कर सकते, हमने अपने डिपार्टमेंट से निकल के फार्मर फील्ड को ऑन किया है, उनके जो प्लाट्स हैं के जो रिकमेंडेशन है उनको वो समझाते हैं, गाइड करते हैं। और ये डिपार्टमेंट की एफर्ट है और हम भी इस चीज में शामिल हैं। अगर इससे देखें कोई सक्सेस स्टोरी निकलती है तो कोई बंदा भी इसको डिनाई नहीं कर सकता। जी। लेकिन अगर सक्सेस स्टोरी ना निकली, ठीक है, या खराब हो गए, या फिर तो लोगों ने एक दफा लगाए, कोरे से जल गए, वो वापस चले गए, तो डिपार्टमेंट ने अगर कोई कामयाबी करके इसको कामयाब कर भी लिया तो उस बंदे को वापस कैसे लेके आए? जी सही कह रहे हैं।
ये सर देखें अडॉप्टिबिलिटी के अंदर मसले मसाइल हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जो इफेक्टिव टूल है वो ये है कि पहले डिपार्टमेंट जो है वो रिसर्च करके एक कंसोलिडेटेड टेक्नोलॉजी बिल्ड करता है, फिर सर उसकी डिसेमिनेशन होती है। लेकिन ये एसटीएस के मसले में सॉरी टू से जो सिचुएशन है वो अभी चल रही फ्लूइड। है सर। वेरी जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। जी सर। आपको पता है कि जी मैंगो ऑर्चर्ड्स यूजुअली हम लोग ठेके पे दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। जी अच्छा, जी हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने अभी तक जो है ना वो इरिगेशन दे रहा है, कर रहा है। हालांकि मैंने कहा है कि जी एंड अक्टूबर तक खत्म हो जानी चाहिए, बट ही सेड कि दिस इज द लास्ट इरिगेशन। तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कुछ ज्यादा, बिकॉज अभी सर्दी शुरू नहीं हुई है इधर एंड टेम्परेचर्स जी 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 मुझे relatively- इल्म है। जी जी सिंध के अंदर ऐसे ही है, बस आपने ये जो इरिगेशन लगवाई है इसके बाद सर जैसे ही वतर आता है तो स्टॉप कर दें, ठीक है। और स्टॉप करने के बाद उसको आप ये सोके का स्पेल दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो फ्लावरिंग आपकी है एंड ऑफ दिसंबर और स्टार्ट जनवरी के अंदर शुरू हो जाती है, तो आप उसको कंटिन्यू करें। इस सिलसिले में इंशाल्लाह कोई ना कोई विजिट हो जाएगा आपकी तरफ सर। इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जी दिसंबर में वो देना है फार्म यार्ड मैन्योर थोड़ा सा, हमने तो जैसे ही हार्वेस्टिंग की थी हमने फार्म यार्ड मैन्योर और दूसरा यूरिया डाला था। तो ये भी लगाना है कितना, 2 किलो पर प्लांट या कितना डालना है? सर ये अगर तो आपने देखें टाइमली फार्म यार्ड मेन्योर जो है ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये डाल लिया है तो सर ये बहुत बेहतरीन अप्रोच है। अगर नहीं किसी ने किया तो दिसंबर में वो इसकी मैनेजमेंट कर सकता है तो पंजाब हम के अंदर। तो हम ठीक है, दोबारा तो आपने अगर पहले कर लिया वो इफेक्टिव है। इसको नापने के लिए सबसे बेहतरीन टूल ये है कि जितने साल का पौधा है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ये फार्म यार्ड मेन्योर की जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो निकल आएगी। हमारे अगर तो वो पौधे बहुत आप पुराने पूरी हैं। नहीं कर सकते तो 1 किलो डाल लें, 2 किलो डाल लें सर, वो तो देखें जितना गुड़ डालेंगे उतना आपको वो मीठा मिलेगा। हमारे प्लांट्स तो 35 ईयर्स 40 ईयर्स पुराने हैं। जी जी, तो आप वो देखें अगर 30 को भी 3 से देते हैं तो 100 किलो आपकी और निकलती 150 है किलो गुड़। बनेगा। अगर ठीक है। 1 किलो सर 2 किलो आपने तकरीबन 40 बाई 40 वाले पौधे पे गिराई है, तो मेरे ख्याल में वो तो नजर भी नहीं आती होगी सर आपने गिराई है या नहीं। हाँ, नहीं, ठीक है। थैंक बहुत यू सो शुक्रिया मच। सर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया जी। हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। थैंक यू। सर थैंक यू सो थैंक यू जी जी। नेक्स्ट कोई डॉक्टर क्वेश्चन हो मोहम्मद प्लीज। अफसल साहब का हैंड रेज्ड है जी। डॉक्टर साहब जी आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये जावेद इकबाल साहब आपका बहुत सारा शुक्रिया कि आपने इतनी इंफॉर्मेटिव बात की डोरमेंसी के बारे में, और डोरमेंसी के बाद हमने उसको क्या करना है अपने बाग के साथ उसके बारे में। ये वेबिनार काफी इंफॉर्मेटिव है सर। इसमें सर मैं सवाल ये पूछना चाहता था कि जो अब बड़े पौधे हैं और उन पे जो काफी हाइटेड हैं, और उनके नीचे जो अब छोटे पौधे हैं, एक तो सर वो बड़े पौधे आपके छोटे पौधों को डोरमेंसी के हवाले से या नीचे पेस्ट ज्यादा हो जाए इस हवाले से तंग कर सकती हैं। दूसरा सर ये सवाल था कि अगर अब बाग बड़ा हो गया तो हम उसको डेंस फार्मिंग की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। और एक और छोटी सी बात ये थी सर कि ट्रेंच फार्मिंग, अगर डाई बैक का प्रॉब्लम आ गया है और अगर हम अब ट्रेंच फार्मिंग करते हैं इस स्टेज के ऊपर कि जब डाई बैक शुरू हो गया तब भी वो इफेक्टिव है। थैंक यू सर। डॉक्टर अफजल साहब आपके 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट कि आपने बड़ा बाग लगाया उसके अंदर छोटे नागे लगाते हैं तो वो पेस्ट कोई प्रॉब्लम जो है उसको तंग करता है, तो उस सिलसिले में अर्ज कर लूं जो बाग होता है उसके अंदर पौधे लगाते हैं तो उसके साए में आ जाएं तो हाँ जिस क्वेश्चन करती वो ग्रो नहीं करता। तो अगर आप बड़े बाग के अंदर नागे फिल करने हैं तो कोशिश करें कटाई करके वो उस पौधे के लिए का जो जगह है वो जरूर इंश्योर करें ताकि उस पौधे पे प्रॉपर रोशनी पड़े और वो अपनी सके। दूसरा जो पेस्ट का प्रॉब्लम था, पेस्ट अगर बड़े पौधे पे आएगा तो छोटे पौधे पे भी शिफ्ट होगा, उसके अंदर लाइट को इंश्योर करें। कोई आप इसके अंदर विंडो फॉर्मेशन बना के लाइट की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। एंड ऑफ सीजन में अगर स्टेम के ऊपर हापर हाइबरनेट करता है तो उसको स्प्रे करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। नए जो पौधा है नए पौधे के साथ बहुत सारे मसले मसाइल सर होते हैं, और अगर बड़े पौधे के साथ है तो जैसे उसके हैं वो उसके भी शुरू हो जाते हैं।
फिर इरिगेशन सिस्टम जो है आप बड़े पौधों के साथ साथ छोटे पौधों का भी बेहतर कर सकते हैं कि शुरू में नाली लगाएं, नाली बनाने के बाद फिर सॉइल माउंटिंग करें, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए जंतर का इस्तेमाल करें या उसकी स्टेम की कवरिंग करें। फिर उसके बाद आपने आखिरी जो क्वेश्चन का पार्ट था वो सर किया था ट्रेंच के हवाले से। अगर आप डाई बैक वाले पौधे हैं वो आपके पास 2-2.5 साल से वो हैं, वो फर्स्ट कैटेगरी में है, 2 में है, 3rd में है, बिल्कुल ही सनाइल हैं, जैसे भी हैं, आप जो वक्त भी आपको मिले उस वक्त में आप ट्रेंच फॉर्मेशन करके अपने पौधों को उस सिस्टम पे लेके जा सकते हैं। जैसे ही ये अप्रैल का फ्लशेस का सीजन शुरू होगा तो वो पौधे का रिस्पॉन्स आपको अपनी जो वाइटल साइन है उससे बताएगा कि मैं क्योरिटी की तरफ जा रहा हूँ या अभी स्टिल उसका डैमेज इतना है कि वो डैमेज कवर होगा, फिर अपने फ्लशेस पे जाएगा। तो आप इफेक्टिवली ये ट्रेंच टेक्नोलॉजी डाई बैक वाले पौधों पे यूज कर सकते हैं, इसकी रिकमेंडेशन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर अफजल साहब, कोई और सवाल है? डॉक्टर फजल साहब। जी थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू वेरी मच। किसी और साहब का कोई सवाल है जी जरूर पूछें। आपके लिए ही हम लोगों ने आज का जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया है। किसी बागबान का, किसी साहब का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। हमारे साथ अब्दुल मालिक साहब हैं, हमारे बोर्ड मेंबर हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर आप भी अपनी इनपुट दीजिएगा। सर, सर आप म्यूटेड हैं सर। किसी और का कुछ सवाल है सर? थैंक यू और सॉरी आई ज्वाइंड यू लिटिल लेट। और भी आपको पता है आजकल एज ए पीएफए चेयरमैन मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। किन्नू का सीजन अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। विश अस लक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। किन्नू सीजन लेकिन एज सून एज द किन्नू सीजन जो खत्म होगा इंशाल्लाह वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द मैंगो सीजन। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा जो है आपको ज्वाइन कर लूं। अगेन आई अपोलोजाइज फॉर ज्वाइनिंग यू लिटिल लेट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बोर्ड मेंबर्स की गाइडेंस में पीएचडीसी ने सीरीज ऑफ वेबिनार्स का इनेकाद किया है और डॉक्टर जावेद साहब से मुशावरत के बाद हमने जो फिनोलॉजिकल साइकिल है मैंगो का खास तौर पे उसके ऊपर हमने हर जो क्रिटिकल स्टेज है उसके ऊपर हमने इनकी प्रेजेंटेशन रखी है ताकि हम टाइम टू टाइम लोगों को वो बेसिक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकें जिसका ताल्लुक बागात के अंदर अच्छी पैदावार और अच्छी क्वालिटी के साथ है। हम लोग अच्छी पैदावार और अच्छी क्वालिटी जब तक नहीं लेंगे ना तो हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा रोल प्ले कर सकेंगे, बल्कि जो दुनिया में हमारे मयार है उसको हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि हम कंपटीशन में भी बेहतर परफॉर्म कर सकें और हमारे एक्सपोर्टर, हमारे प्रोसेसर, हमारे ग्रोअर्स बेहतर अर्न कर सके। तो इस सिलसिले में हम लोग इस तरह का जो फिनोलॉजिकल साइकिल के हिसाब से हम लोग सीरीज ऑफ वेबिनार्स और कुछ हम फिजिकल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। ये हमारा पीएचडीसी का मैंडेट भी है और हमारा मकसद भी है। कोई और सवाल है जी? आप सवाल जरूर पूछें, मैं साथ साथ अपना पीएचडीसी के बारे में गुफ्तगू करता रहूंगा। चैट के अंदर ऑनलाइन क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं अगर किसी का है तो। आई थिंक ये चैट के अंदर नहीं है किसी का अभी कोई क्वेश्चन नहीं है जी। किसी का कोई और क्वेश्चन हो ऑनलाइन है तो वो ले लेते हैं, अदरवाइज फिर कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड, मेरा ख्याल है कि सवाल आपकी माशाल्लाह प्रेजेंटेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, चीज़ें बड़ी क्लियर थी। आपने सादा और आसान जुबान के अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो फ्लोट की। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आज की जो वेबिनार है, जो एक्टिविटी हमने की है, इसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग जो है 1 घंटे बाद हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर चली जाएगी। अगर किसी साहब ने कोई चीज़ मिस कर दी है, कोई इन्फॉर्मेशन उसको दोबारा से चाहिए हो तो वो ज़रूर वहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग से आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। इन द मीन टाइम मैं चैट बॉक्स के अंदर हम लोगों ने जावेद साहब की रहनुमाई में, एमआरआई की रहनुमाई में हमने मैंगो के ऊपर एक किताबचा बनाया है, उर्दू ज़ुबान में है। वो हमारी वेबसाइट पर भी वैसे अवेलेबल होगा। उसमें कंप्लीट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम लोगों ने कवर की है, वो जावेद साहब की सिफारिशात के ऊपर ही डेवलप हुआ है। वो भी यकीनन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उसको भी अपने पास रखें, उसका प्रिंट आउट ले लें, अपने मोबाइल में रखें। आजकल तो हर बंदे के पास टच फोन है, उसके अंदर आप खोल के उसको पढ़ सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं।
इसके अलावा जो मैंगो के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर हम लोगों ने जो प्लान्स किए हुए हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी, वेबिनार्स हैं, उनका शेड्यूल भी आप हमारी वेबसाइट पे, हमारे जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। अगर किसी का कोई बाद में भी आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो चैट बॉक्स के अंदर हमने शेयर कर दिए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर जावेद साहब के साथ हम आपको थ्रू करवा देंगे। मकसद हमारा यही है कि आप लोग इस तरह की जितनी बेसिक और फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन है उसको सुन के अपने बागात के अंदर इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप लोग अपनी यील्ड को और क्वालिटी को बेहतर कर सकें। आखिर में यही कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म है। आप लोगों के पास कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अपकमिंग मैंगो सीजन के अंदर हम लोग दोबारा से प्लान कर रहे हैं कि हम मैंगो बैगिंग का जो पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल हमने किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने 1.5 लाख बैग तकसीम किए थे सिंध में और पंजाब में, हम बड़े लेवल पे इसको करने जा रहे हैं। हम आप लोगों के साथ वो भी जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स पीएचडीसी प्लान कर रही है वैल्यूडेशन के ऊपर, जिसके ऊपर मैंगो ड्राइंग सर फहरिस्त है, क्योंकि ये एक अपकमिंग एक चैप्टर है जिसके ऊपर काफी ज्यादा मार्केट के अंदर हमें इंसाइट मिली है कि फायदा हो रहा है और इसके ऊपर काम किया जा सकता है। हमने सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ भी एमओयू साइन कर लिया हुआ है। मुल्तान जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी है उनके साथ भी एमओयू साइन हो गया हुआ है। हम लोग ईडीएफ से उन लोगों को फंड करवा रहे हैं मैंगो ड्राइंग यूनिट के ऊपर, ताकि वैल्यूडेशन के अंदर भी काम स्टार्ट हो सके कमर्शियल स्केल के ऊपर। पहले चूंकि कमर्शियल स्केल के ऊपर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा, तो अब रिसर्च से ये चीज प्रूवन हो चुकी हुई है, तो हम लोग उसके ऊपर भी हमने अब छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट डिजाइन किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के जहन में कोई भी पायलट प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको लगता हो कि होनी चाहिए खासतौर पे मैंगो में, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करें। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का ही प्लेटफॉर्म है, पीएचडीसी आपका इदारा है, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी दरख्वास्त होगी आप लोगों से कि आप लोग अपनी कमेंट्स जरूर हमारे साथ शेयर किया करें। आखिर में डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, हमेशा ही टाइम निकालते हैं। अब हम इनको आइंदा आने वाले इवेंट्स में भी मदऊ करेंगे, और हम मैंगो की जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं फरवरी के अंदर हमने प्लान की हैं मुल्तान में भी और सिंध में भी, वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अपना थैंक यू। ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।